नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का इतिहास। कक्षा 7 के इतिहास में आज है अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है मुगल वंश। आइए मित्रों, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। पिता की ओर से तैमूर लंग के वंशज थे, जो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की का शासक था। तो मित्रों, जो मुगल थे वह दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से अगर पूछा जाए तो वह मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां ने चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया था, जबकि पिता की ओर से वे तैमूर लंग के वंशज थे। तैमूर लंग ने ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की पर शासन किया था। तैमूर लंग की मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो मित्रों, जो तैमूर लंग था उसका मृत्यु 1404 ईस्वी में हो गई। मुगल जो थे मित्रों, वह अपने आप को मुगल या मंगोल कहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि चंगेज खां ने सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो दूसरी तरफ जो मुगल थे मित्रों, वह तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब देखते हैं मित्रों मुगल सैन्य अभियान के बारे में। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो मित्रों, जो प्रथम मुगल शासक था वो बाबर था। बाबर ने 1494 ईस्वी में फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उस समय मात्र उसकी उम्र 12 वर्ष थी। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल वंश की स्थापना की। मुगल उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। तो मित्रों, शहदायाद वो होता था जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था, उसी को हम शहदायाद कहते थे। मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे उसके बारे में देखते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, जैसे कि राजपूत। तो मित्रों, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, जैसे कि राजपूत थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वापस कर दी। अब देखते हैं मित्रों राजपूतों के साथ मुगलों की शादियों के बारे में। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब आइए मित्रों देखते हैं मनसबदार और जागीरदार के बारे में। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों के तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। तो मित्रों, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य ने क्षेत्र को जीता, वैसे वैसे मुगलों की तरफ से सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिए। इस शासक वर्ग में तुर्की, ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानी, राजपूत, मराठा और अन्य शामिल थे। तो मित्रों, जो ये शासक वर्ग था इसमें तुर्की भी थे, ईरानी भी थे, भारतीय मुसलमान भी शामिल थे, अफगानी भी थे, राजपूत भी थे, मराठा भी और अन्य भी शामिल थे। मुगलों की सेवा में
आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मित्रों, जो मुगलों की सेवा करते थे उनको नौकरशाहों को हम लोग मनसबदार कहते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिनके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरादायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मित्रों, जो मनसबदार शब्द था वह ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या पद मिल जाता था। यह मुगलों द्वारा जो चलाई गई मित्रों थी, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिनके जरिए वो लोग पद का निर्धारण, वेतन का निर्धारण और सैन्य उत्तरादायित्व का निर्धारण करते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर थी। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जात की संख्या किसी के पास 300 है और किसी के पास 500 है, तो ये जो जात की संख्या 500 है इसके लिए दरबार में प्रतिष्ठा अधिक बढ़ जाती थी और इसका वेतन भी बढ़ जाता था। मनसबदार अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो मित्रों, जो मनसबदार होते थे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवा देते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। मनसबदार अपना वेतन जो प्राप्त करते थे वो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि मनसबदार स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो मित्रों, जो यह राजस्व होता था, राजस्व जो कि मनसबदार के नौकर होते थे वही एकत्रित करते थे और मनसबदार स्वयं देश के किसी अन्य भाग में कार्य करता था। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, जब्त और जमींदार क्या है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों अर्थात मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। स्थानीय ग्रामीण के मुखिया या शक्तिशाली सरदार के लिए मुगल जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। तो मित्रों, जो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन था किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर जो स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों अर्थात मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व को वसूलते थे। स्थानीय ग्राम के मुखिया या उसी को शक्तिशाली सरदार कहा जाता था। तो शक्तिशाली सरदार के लिए मुगल जो जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 सालों तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो मित्रों, जो अकबर के राजस्व मंत्री थे वो टोडरमल थे। टोडरमल ने 10 वर्षों तक अर्थात 1570 से लेकर के 1580 तक कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। अब देखते हैं मित्रों, अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। अकबर के दरबारी कवि अबू फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है। तो मित्रों, अकबर के दरबारी जो कवि थे अबू फजल थे, जिन्होंने अकबर के शासनकाल के इतिहास लिखा है। अबू फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है जिसका शीर्षक अकबरनामा है। तो मित्रों, अबू फजल ने जो अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है वह 3 जिल्दों में लिखा है जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे, सीटेट से यहाँ पर कई बार प्रश्न आए हैं। दूसरे जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। तीसरे जिल्द में आईने अकबरी है
मित्रों तीसरा जिल्द ही हमारा आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का वर्णन है। आईन अकबरी में समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो मित्रों जो आईन अकबरी है इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है मित्रों कि फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण भी किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो मित्रों मेहरुन्निसा जो थी 1611 में जहांगीर से विवाह करती है और उसके बाद उसको नूरजहां का खिताब मिल जाता है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक तरफ स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी बेगम नूरजहां का नाम था। तो मित्रों नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक तरफ से स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी तरफ नूरजहां का नाम उत्कीर्ण था। बाईं ओर दिए गए दस्तावेज नूरजहां द्वारा दिए गए आदेश थे। चौकोर मोहर के अनुसार उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश था। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 7 का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।